अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाजरीन, पैसा और ज़मीन इंसान की विरासत होती है और औलाद उसकी वारिस होती है जो उसके बाद उस ज़मीन या पैसे की हकदार होती है। हमारे दीन में औलाद को सदका जारिया भी कहा गया है। नेक औलाद वालिदैन के लिए बाइस रहमत और बुरी औलाद बाइस ज़हमत होती है। ज़मीन और पैसा ही औलाद में दुनियावी खुशियों की वजह बनते हैं और कभी कभी यही चीज़ें उनके दरमियान दुश्मनी पैदा करने का बाइस भी बन जाती हैं। इंसान के अगर अमाल अच्छे हों तो औलाद भी अच्छी ही निकलती है और जायदाद के मामले में भी सुलह का रास्ता अपनाती है। और अगर इंसान के अपने अमाल ही मशकूक हों, बुरे हों, तो औलाद भी फिर उसी छोड़े हुए वर्से में से आपस में भी एक दूसरे की जान की दुश्मन बन जाती है। और अगर वालिदैन ज़िंदा हों तो उनकी ज़िंदगी की दुश्मन भी बन सकती है। इस तरह मोहब्बत भी एक अजीब जज्बा है। मोहब्बत खालिस हो तो पूरी दुनिया को अच्छी नज़र से देखती है और तमाम लोगों के लिए मददगार साबित होती है। लेकिन अगर उसी मोहब्बत में जुनून और ज़िद आए तो फिर ये किसी की जान भी ले सकती है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती वैसे तो नुकसानदेह होती है, लेकिन हमारे मुआशरे में बच्चों की तरबियत और हमारे अपने तौर-अतवार ऐसे हैं कि मुआशरे में बिगाड़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जब हम खुद अच्छे नहीं होते तो मुआशरे को मुफीद अफराद मुहैया नहीं करते और यही अफराद जहाँ मुआशरे के लिए नुकसानदेह होते हैं वहीं हमारे अपने लिए ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही शख्स की है जो खुद भी बिगड़ा हुआ था और उसकी औलाद भी उसी की तरह बदतमीज़ थी। और अहम बात ये थी कि उसने जो जायदाद बनाई थी वही उसके और औलाद के दरमियान दुश्मनी की वजह बन गई थी। मोहब्बत ख़त्म हो गई। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, कहो कोई काम है? मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि मुझे जाते हुए मत पूछा करो। नीलो के बारे में बात करनी थी आपसे। अभी टाइम नहीं है मेरे पास, फिर कभी बात करेंगे। कैसे बाप है आप? बेटी के बारे में बात करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है? मैं जैसा भी बाप हूँ। ज्यादा लगाकर बात मत किया करो मुझसे। क्योंकि आपने कभी बात सुननी तो होती नहीं है। इसलिए नहीं सुनी कि मुझे सुनने की आदत नहीं है। तभी तो आप सुधरे भी नहीं है। क्या हुआ है मुझे? हाँ? और हाँ, अगर मैंने सुननी होती ना तो पहले सलमा की सुनता। आज तुम यहाँ मेरे पास ना होती। वो तो जहाँ इंसान के नसीब हो। मैंने तुम्हारे नसीब अपने साथ जबरदस्ती नहीं मिलाए। तुम्हें पहले ही पता था कि मैंने 2 शादियां कर रखी हैं। रहने दे अम्मी, जाने दे अब्बू को, फिर बात कर लेंगे। ओहो, और बेटा तुम ही बोल दो, क्या कहना है बोलो। उसकी शादी की तो बात करनी है आपसे। कैसे करेगी वो आपसे बात? और मुझे मेरी जिम्मेदारियों का पता है। इससे बड़े भी बच्चे हैं मेरे। पहले उनकी शादी होगी फिर इसकी बारी आएगी। इतनी जल्दी भी क्या है? अगर उनके रिश्ते नहीं आएंगे तो क्या ये भी इसी तरह बैठी रहेगी? ओहो, मैंने कहा ना मैं खुद देख लूंगा। अभी मैं मरा नहीं हूं। चले जाए जहां जाना है आपको। पहले भी कभी सुनी है आपने मेरी? अभी मेरे लिए भी दुआ करें, मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे मेरे बेटे। लेकिन इस मामले में तुमने अपने बाप से भी बात की? अगर मैं उनकी पहली और आखिरी औलाद होता तो शायद मेरी बात भी सुनते। पता नहीं वो किन हवाओं में है। चलो मैं करूँगी बात, तुम फिक्र ना करो। अच्छा अम्मी, मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि आपने अब्बू को मजीद शादियाँ करने की इजाज़त कैसे दे दी? देखो बेटा, वो कंट्रोल में थे ही कब, मैं उनको कैसे रोक सकती थी? इससे पहले कि वो मुझे छोड़कर दूसरा घर बसा लेते, मुझे हाँ करनी ही थी ताकि मेरा घर और मेरे बच्चों के सर पे उनके बाप का साया सलामत है। चलें, एक शादी आपसे हो गई, एक और कर लेते। इतनी शादियाँ करने की क्या ज़रूरत थी? और अब औलाद भी हर घर में है। कोई बात नहीं बेटा, जो हो चुका उसको तो हम तब्दील कर नहीं सकते। अब तो आने वाले वक्त को ही देख के सोचना है ना। वैसे भी तुम 4 ही तो बहन भाई हो, हर घर में एक एक बच्चा है। बात वो नहीं है अम्मी, जितना बाप ने कमाया उतने खर्चे भी निकाल लिए। इससे बेहतर था कि थोड़े पर ही इक्तफा कर लेते, उनकी जिंदगी बेहतर कर देते।
तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा हक मैं तुम्हें दिलवाऊंगी। आज करती हूँ बात कि वो तुम्हें कोई कारोबार करवा दे। अच्छा माँ जी, मैंने एक दोस्त को मिलना है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। देखो बेटा, कोशिश किया करो कि दोस्तों को दिन के वक्त ही मिल लिया करो। अच्छे बच्चों का रात को लेट तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं है। ओफो अम्मी, आप टेंशन न ले, मैं अभी आता हूँ। अल्लाह हाफिज। खैर से जाओ। सलमा, क्या हो रहा है? किसके लिए तैयार हो रही हो? अरे बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी आपको ही याद कर रहे थे। कौन याद कर रहा था मुझे? आपका बेटा, और कौन? कहीं उसके सर पर भी शादी का भूत तो नहीं सवार हो गया? अरे हर वक्त तीखी बातें ना किया करे, वो कोई कारोबार करना चाह रहा है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तो करे, उसको रोका है किसी ने? बाप की मदद के बगैर कैसे करेगा? जैसे उसके बाप ने किया था। वो आपके जितना होशियार नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है। कोई कहता है शादी करनी है, कोई कह रहा है कारोबार करना है। मैंने सबका ठेका ले रखा है। जब जिम्मेदारियां उठा रहे थे तब तो नहीं सोचा था, उल्टा मुझे धमकियां देते थे। अब क्या हुआ है? इतनी प्रॉपर्टी है, कुछ बेच के बच्चों पे लगा दो, क्या फर्क पड़ेगा? ये सोचना मेरा काम है, तुम इतनी चालाक ना बनो। मैं खुद देख लूंगा किसके साथ क्या करना है। देखिए, शाहिद आपका बड़ा बेटा है और सबसे पहले उसका हक है। मैं और कुछ नहीं जानती। और मुझे तो सबको देखना है ना, किसको क्या देना है, मैं खुद फैसला करूंगा। नाजरीन, अनवर ने 4 शादियां कर रखी थीं और उसकी चारों बीवियों में से एक एक औलाद थी। इस तरह उसकी जायदाद पर, पैसे पर सबका बराबर का हक था। लेकिन क्योंकि अनवर खुद कोई जिम्मेदार बंदा नहीं था, इसलिए वो औलाद को उनका हक देने में भी हीलो हुज्जत से काम ले रहा था। लेकिन बाप होने के नाते उसका ये रवैया ठीक नहीं था। अगर उसका बेटा कारोबार करने के लिए पैसे मांग रहा था तो उसका हक था। उसी तरह सादिया अगर अपनी बेटी की शादी के लिए बात करना चाहती थी तो वो भी अपनी जगह पर ठीक थी। लेकिन इस मामले में भी अनवर अपनी मनमर्जी करना चाहता था। क्या इस तरह से उसकी औलाद का उससे बागी होने का खतरा नहीं था? और अगर वो अपने बाप के खिलाफ सोचने लग गए तो उसका नुकसान कितना बड़ा हो सकता था? क्या कहते हैं अंकल? अब्बू इस मामले में बात करने को राजी ही नहीं। मतलब? अम्मी ने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। क्या कहते हैं? कहते हैं मेरी औलाद है, देख लूंगा कब किसकी शादी करनी है, और मुझसे पहले जो भरे हैं उनकी होगी, फिर मेरी बारी आएगी। मुझसे और इंतजार नहीं होता। न तुमने मैराथन रेस में हिस्सा लेना है, मुझसे नहीं होना। कहाँ जाना है? मेरा मतलब है कि अगर उनकी शादी 5 साल ना हो तो मैं और तुम इंतजार करते रहे। मुझसे प्यार करते हो? हाँ करता हूँ, इसीलिए तो यहाँ बैठा हूँ। मेरे लिए 5 साल कवारे नहीं बैठ सकते? हाँ बैठ सकता हूँ, लेकिन बेहतर नहीं है कि ना बैठूं। इंतजार करो, 1-2 दिन में आएंगे तो बात करेंगे। ठीक है, फिल्म देखने चलें? अभी आइसक्रीम ही खिला दो, फिल्म अगले हफ्ते पे डाल। चलो फिर चलते हैं आइसक्रीम का। नीलो को अमजद नाम के अपने कज़न से प्यार था और उसी से शादी के लिए नीलो की माँ सादिया अपने शौहर से बात करने वाली थी। लेकिन अनवर ने बात सुनने से वक्ती तौर पर इनकार कर दिया था। अनवर की जिस तरह की तबीयत है, क्या वो कज़न लव मैरिज को पसंद करेगा और क्या उसकी इजाज़त देगा? अमजद और नीलो की मोहब्बत परवान चढ़ पाएगी या नाकाम रह जाएगी? अब्बू किधर है? खैर तो है। खैर है, उनसे बात करनी है। हमसे तो बात कर नहीं रहे, तुम जाके देख लो अपने कमरे में ही। भाईजान मसला क्या है? मसला कोई नहीं है, बस उससे अपने हक की बात करनी है। क्या शोर मचा हुआ है?
अपने बेटे की सुने, कुछ कह रहे हैं, हम तो कोई बात नहीं कर रहे। हाँ शाहिद बेटा, बोलो क्या मसला है? अबू मैंने कारोबार करना है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अगर मैं कहूँ पैसे नहीं है तो? फिर मैं यही कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद तकसीम करें। तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए? मेरी जायदाद है, मैं तकसीम करूं या ना करूं? तू कौन होता है? मैं इस जायदाद का वारिस हूँ। तुम अकेले ही वारिस नहीं हो, और भी वारिस हैं। जानता हूँ अबू, ना तो मैं किसी को अपना हक खाने दूंगा और ना किसी का हक खाऊंगा। बदतमीज, गुस्ताख, तेरी बाप के सामने जुबान चलती है, शर्म नहीं आती तुझे? मारे मारे मुझे, आपका बेटा हूं ना, आप मार सकते हैं मुझे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं अपना हक लिए बगैर नहीं रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। मेरी जान भी ले लेगा? है? बताओ मुझे, है? बता मुझे, जान भी ले लेगा मेरी? नाजरीन, बात से बात निकलते हुए बाप और बेटे को आमने सामने ले आई थी। शाहिद जिस हक की बात कर रहा था, अनवर उसको अब भी देने को तैयार नहीं था। लेकिन न जाने क्यों शाहिद के दिल में ये बात थी कि अगर बाप पैसे नहीं देता तो वो जायदाद में से हिस्सा दे, ताकि वो अपना हिस्सा लेकर अपना कारोबार कर सके। लेकिन अनवर एक खुद गर्ज आदमी था, वो अभी औलाद को कुछ भी देने को तैयार नहीं था। लेकिन जवान बेटा जब आंखों में आंखें डालकर बात करने लग जाए तो उस वक्त से इंसान को डरना चाहिए। शाहिद अनवर को छुपे लफ्ज़ों में आखिरी हद तक जाने की धमकी भी दे चुका था। उस धमकी का मतलब क्या था? क्या वो आने वाले वक्त में अपने बाप की जान लेने की बात कर रहा था, या अनवर शाहिद को अपने लिए ख़तरा समझकर अपने रास्ते से हटा देगा? इस हकीकत से उठेगा पर्दा, मगर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अनवर और शाहिद, दोनों बाप बेटे के बीच होने वाले पैसे और जायदाद के लिए तल्ख कलामी की। ये ज़मीन और पैसा हमेशा से फसाद का बायस रहा है। अनवर को चाहिए था कि उसने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा गुजार लिया था। अब वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई फ़ैसला करता, उनकी मदद करता, लेकिन वो ऐसा करने से गुरेज कर रहा था। एक तरफ जवान बेटे को कारोबार करने के लिए पैसे देने से इनकारी था, तो दूसरी तरफ जवान बेटी के जज्बात को समझने से गुरेज कर रहा था। लेकिन इस तरह तो औलाद का अपने ही बाप के खिलाफ हो जाने का खदशा भी था। क्या अनवर इस वाक़े के बाद खुद को बेहतर करेगा या अपनी रविश कायम रखेगा? बेटा, तुम्हें अपने बाप से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। ने जो सारी जिंदगी बर्दाश्त किया वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। अब्बू हुए, वो हर आने वाले दिन के साथ एक नई दुल्हन को लेकर आए हैं, और आप देखती रही क्या किया आपने। बेटा, तुम्हारा इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों नहीं है? अगर उन्होंने दूसरी शादी ना की होती तो उन्हें मेरी अहमियत का अंदाजा होता। अब उनकी और भी औलाद है, मेरी कोई अहमियत ही नहीं। बड़े बच्चे की हमेशा अहमियत होती है। अभी उनको एहसास नहीं हो रहा, लेकिन जल्द ही उनको एहसास हो जाएगा। मैं उस वक्त का इंतजार नहीं कर सकता, मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की है, तो माँ को भी शर्मिंदा कर रहा है। नहीं अम्मी, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। मैं ऐसा बाप किसी को बना दे। बेटा, बहादुर वो नहीं होता जो लड़ाई जीत ले, बल्कि बहादुर वो होता है जो वक्त के साथ हालात को समझ ले, गुस्से पर काबू पा ले और अच्छे वक्त का इंतजार करे। मैं आपकी हर बात समझता हूँ माँ जी, लेकिन जब लोग उनके बारे में ऐसी बात करते हैं, उनकी करतूतें बताते हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरा जी चाहता है या तो मैं खुद को मार दूं या फिर ऐसे बाप को मार दूं। देखो बेटा, ऐसा सोचना भी नहीं, वो जैसा भी है तुम्हारा बाप है। इसी बात का तो दुख है कि वो मेरा बाप है। अल्लाह, नाज़रीन, सलमा तो एक अच्छी बीवी होने का सबूत दे रही थी और अनवर की तमाम तर बुराइयों के बावजूद अपने बेटे को अच्छी माँ की तरह ही तरबियत दे रही थी। लेकिन शाहिद अपने बाप से बुरी तरह मुतनफ़िर हो चुका था। उसको इस बात की शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी कि वो अनवर का बेटा है, लेकिन उसकी माँ उसको इस बात का एहसास दिला रही थी
कि बाप जैसा भी हो लेकिन होता तो बाप ही है, इसलिए उसके खिलाफ ना सोचे। क्या शाहिद की समझ में अपनी माँ की बात आ रही थी या वो कुछ और ही सोच रहा था? अगर आपके पास वक्त है तो एक बात करो। बोलो, क्या बात है? वो मैं नीलो की शादी के मुतालिक बात करना चाहती हूँ। वो तो तुमने पहले भी की थी और मैं उसका जवाब भी दे चुका हूँ। देखिए अनवर, कभी कभी शादी टाइम पे इसलिए भी कर देनी चाहिए ताकि अच्छे रिश्ते हाथ से ना निकल जाएं। अच्छे रिश्ते? किसने भेजा रिश्ता? मैं अमजद की बात कर रही हूँ। अमजद तुम्हारी बहन का बेटा? हाँ हाँ, क्यों? कोई हर्ज है इसमें? तुम चाहती हो या तुम्हारी बहन चाहती है? ना ये मेरी चाहत है और ना मेरी बहन की। तो फिर किसकी चाहत है? ये आपकी बेटी नीलो चाहती है। क्या मतलब? नीलो और? हाँ, नीलो और अमजद एक दूसरे को पसंद करते हैं। देखो, तुम्हें पता है कि मैं प्यार और मोहब्बत की शादी से सख्त नफरत करता हूँ। आपकी और मेरी शादी के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? ओहो बेगम, वो जमाना और था। आजकल के लड़के और लड़कियां प्यार मोहब्बत को कुछ और ही रंग दे देते हैं। अब्बू जी, ज़माना कोई भी हो, मोहब्बत मोहब्बत ही होती है। वक़्त के साथ ज़रूरतें ज़रूर बदल जाती हैं, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पे आपको शर्मिंदगी हो। ये क्या काम है कि तुम अपने बाप के सामने जुबान चलाने लगी हो? मैं आपसे सिर्फ हक की बात कर रही हूँ। मैं आपसे जायदाद नहीं मांग रही, सिर्फ अपनी मोहब्बत का हक मांग रही हूँ। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझे तुम लोग? देखो अनवर, मेरी बात तो सुने। अल्लाह अच्छा करेगा, अब तुम परेशान ना होने लो। सादिया ने बड़े प्यार से अनवर से नीलो की शादी की बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही अनवर को ये पता चला कि नीलो अपनी कज़न से प्यार करती है और ख़ुद शादी की ख्वाहिशमंद है, उसने सख्ती से इनकार कर दिया। अनवर आहिस्ता आहिस्ता अपनी औलाद और अपनी बीवियों को अपने ख़िलाफ़ करता जा रहा था। उम्र के इस हिस्से में जहां इंसान को अपने बच्चों और बीवी से बेहतर ताल्लुकात बना लेने चाहिए, वहीं अनवर सिर्फ़ अपनी ज़िद और ख़ुदगर्ज़ी की वजह से इसमें मुसलसल नाकाम होता जा रहा था। क्या उसका ये रवैया ठीक था या उसका नुकसान उसको आने वाले वक्त में होने वाला था? ये अंकल अपने आप को समझते क्या है? अगर ये बात समझ आ जाए तो मसला ही खत्म है। तुम आप क्या कहती हो? अपने बाप की मर्जी से चलोगी? हरगिज नहीं, सिर्फ कुछ दिन इंतजार करूंगी कि मान जाएं। अगर वो ना माने तो? मैं अपनी मोहब्बत कभी हारूंगी नहीं अमजद, मैं भी उनकी बेटी हूँ। अगर उन्होंने जिद पकड़ ली तो? मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ और जिद्दी हूँ, मानना तो पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ तुम आंटी से बात करो, वो उन पर प्रेशर डालें। अगर बीवी एक हो तो प्रेशर भी डाल सकती है। जहाँ 4 बीवियाँ हो वहाँ शौहर किसी का भी प्रेशर नहीं लेता। तुम तो खुद ही अपनी बात की नफी कर रही हो। मैं अपनी बात की नफी नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपनी माँ की पोजीशन बता रही हूँ। हल क्या है? कुछ ना कुछ तो निकालूंगी, इंतजार करो। क्या बात है? कौन हो तुम? क्या चाहिए? तुम्हारी मौत! अनवर को किसी ने कत्ल कर दिया था। हर घर में सफ़े मातम बिछ गई थी। सलमा, सादिया, नौरीन, अफशा सब रो रही थी और सारे बच्चे भी रो रहे थे। अनवर को किसी ने क्यों मारा था? क्या कोई तनाज़ा था किसी प्रॉपर्टी का या पैसे का या कुछ और था? अनवर की अपनी औलाद भी उसके हक में ना थी, लेकिन औलाद कितनी भी बदतमीज़ हो जाए बाप को कत्ल करने का कैसे सोच सकती थी?
ये मामला कुछ और ही था, लेकिन अभी इससे कोई भी नतीजा नहीं निकाला जा सकता था। अनवर के कत्ल के पीछे कौन था और किसको क्या फ़ायदा होने वाला था अनवर की मौत से, इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे हम, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा कि दो नकाबपोशों ने अचानक सामने आकर अनवर को कत्ल कर दिया था। अब उसके पीछे मकसद क्या था, उसके बारे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता था, लेकिन देखना ये होता है कि उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होने वाला था। अगर जायज़ा लिया जाए तो शाहिद, जो अनवर का बड़ा बेटा था, वही सबसे ज़्यादा परेशान था बाप की वजह से। अगर किसी और ने अनवर को नहीं मारा तो फिर ये काम शाहिद का ही लग रहा था, क्योंकि वो उससे पहले अपने बाप को धमकी भी दे चुका था। अनवर के कत्ल के बाद अब ये मामला पुलिस का बन चुका था, लेकिन देखना ये था कि FIR के लिए सबसे पहले थाने कौन पहुंचता है। हौसला कीजिए मोहतरमा, पानी पीजिए और तसल्ली से हमें बताइए। मेरे शौहर को उनके बेटे ने मारा है। क्या क्या कहा आपने? मेरे शौहर को उनके बेटे ने कत्ल किया। उसका बेटा? आपका कुछ नहीं लगता? नहीं, वो उनकी पहली बीवी से बेटा है। यानी आपके शौहर ने 2 शादियां की और पहली बीवी के बेटे ने उसको मार दिया? नहीं सर, मेरे शौहर ने 2 नहीं 4 शादियां की हुई थी। बाकी बीवियां भी हैं? जी, सब है और सबके बच्चे भी हैं। उनके 2 बेटे और हैं। तो फिर आप बड़े बेटे पर ही इल्जाम क्यों लगा रही हैं? क्योंकि मेरे सामने उसने अपने बाप से बहुत ज्यादा लड़ाई की थी और उन्हें धमकी भी दी थी। अच्छा, वजह क्या थी? वो उनसे पैसे मांग रहा था और जायदाद में भी हिस्सा मांग रहा था। समझ गया। आप अकमल साहब को डिटेल बताइए। हम इंशाल्लाह आज से ही कार्रवाई शुरू करेंगे। ठीक है, चले बहन जी। सादिया ने शाहिद के खिलाफ बाप के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया था, लेकिन सादिया इतने यकीन से कैसे कह सकती थी, क्योंकि झगड़ा तो किसी के दरमियान भी हो जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेटा बाप को कत्ल ही कर दे, लेकिन शाहिद और उसकी माँ थाने नहीं पहुँचे थे, इसलिए भी ये बात थोड़ी बहुत ठीक ही लग रही थी। बाप के मरने के बाद शाहिद कहाँ था, अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं था। क्या सादिया का किया हुआ शक ठीक था? क्या वाकई अनवर जायदाद के चक्कर में अपने बेटे के हाथों कत्ल हो गया था, या फिर मामला कुछ और ही था? पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज कर दिया। ये इल्जाम है मेरे बेटे पर। ये तो आप क्या रही हैं? आपके बेटे ने अपने बाप को धमकी नहीं दी थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो खुद अपने बाप को ही मार दे। हाँ, क्यों नहीं? जायदाद के तनाज़ा पर बहुत कुछ हो सकता है। उसकी तरबियत मैंने की है। वो झगड़ा तो कर सकता है, कत्ल नहीं कर सकता। अगर आपका बेटा मुजरम नहीं, खाला जी है कहाँ? जिस रात उसके बाप का कत्ल हुआ वो उस रात से गायब है कहाँ पे वो? वो किसी काम से इस्लामाबाद गया है। इस्लामाबाद? तो क्या फोन पर उसके बाप के कत्ल होने की इत्तला नहीं दी उसे? वो दरअसल गुस्से में वो फोन घर ही भूल गया। गुस्सा? किस बात का गुस्सा था?
वो अपना कारोबार शुरू करने के लिए अपने बाप से पैसे मांग रहा था, लेकिन उसका बाप मान नहीं था रहा। इसका मतलब है कि गुस्सा सिर्फ उसे ही आता है। कोई तो बात है। यस सर। और खाला जी, आपका बेटा जितनी देर पेश होने में लगाएगा उतना ही मुश्किल में फंसेगा। आप फिक्र ना करें, वो जैसे ही आता है आपके पास आ जाएगा। यही उसके लिए बेहतर है। जितनी जल्दी हो सके उसे पेश कीजिए, वरना अंजाम के खुद जिम्मेदार होंगे। चलो। यस सर। सलमा की परेशानी से कोई भी नतीजा अखज़ करना कबल इस वक्त था। वो बेटे को बचाना चाह रही थी या वो वाकई अपने बेटे के बारे में नहीं जानती थी कि उसने बाप को कत्ल किया है। लेकिन वाक़यात उसी तरफ ही इशारा कर रहे थे कि शाहिद ने ही किसी बंदे के साथ मिलकर अपने बाप को कत्ल किया था। असल हकीकत तो शाहिद के पेश होने या उसकी गिरफ्तारी के बाद ही खुलने वाली थी। पुलिस भी इस केस को हल करने के लिए शाहिद की मुंतज़िर थी। मोहतरमा, आप फिक्र नहीं करें, कातिल हमारी नजर में है। जैसे ही आता है केस के लिए कब आएगा मेरे बाप का कातिल? वो तुम्हारा भाई भी तो है। भाई है मगर सौतेला, पैसे और जायदाद का लालची। उसने मेरे सामने मेरे अब्बू को धमकी दी। ये मेरी बेटी है, इसे इसलिए साथ लाई हूँ ताकि आपको गवाही मिल जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। आप फिक्र नहीं करें मोहतरमा, हमें आप पर पूरा यकीन था तो हमने रिपोर्ट कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शाहिद के आने तक हम कुछ नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे बाप का कातिल बचना नहीं चाहिए। देखिए, आप सिर्फ शाहिद का नाम ही क्यों ले रहे हैं? बाकी औलाद भी तो है, किसी और का भी कोई इशू हो सकता है, आपका भी हो सकता है। क्या मतलब है आपका? आपको कोई रास्ता नहीं मिला तो आपने हमें मुजरिम बना दिया। नहीं मोहतरमा, मुजरिम पुलिस का काम शक से ही शुरू होता है और तफ्तीश तो सबसे करते हैं। चले करें तफ्तीश, हम हाजिर हैं। अभी नहीं, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ नहीं। चलें, जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए ना, आप हमें भी आगाह कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे। जी जरूर, अभी आप जा सकते हैं, हम आपको जल्द आगाह करेंगे। ये कैसा कानून है जो रिपोर्ट करवाए वही मुजरिम बन जाए? बहन जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? आप परेशान ना हो, जब आपने कुछ किया ही नहीं। क्यों हुक्म भी क्या कहते हैं? सर, आपकी बात 100% तजर्बे की बुनियाद पर है। जब बीवियां 4 हैं और औलाद भी और है तो फिर एक बेटे पर ही शक क्यों? जबकि जायदाद में हिस्सा तो सबको ही चाहिए होता है। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। पता किया तुमने कि अनवर किस किस्म का बंदा था? मेरा मतलब है उसका किस किस्म के लोगों में बैठना उठना था। जी सर, कोई ठीक बंदा नहीं था, चक्री और अखड़ मिजाज था और बैरूनी वारदात भी हो सकती। ठीक है, इस एंगल से भी अच्छी तरह चेक करो और जाए रुकवा पर जाकर तफसील से जाना, मुमकिन है कोई क्लू मिल जाए। ओके सर। पुलिस ने तफ्तीश में दूसरे एंगल को भी शामिल कर लिया था। पहला तो ये कि दूसरी औलाद भी शाहिद के अलावा इसमें शामिल हो सकती है, और दूसरा ये कि अनवर की घर से बाहर की ज़िंदगी पर भी तवज्जो दी जाए। तो हो सकता है किसी बाहर के बंदे का हाथ हो। अगर उसकी किसी से लेन देन की मामले पर कोई दुश्मनी हुई तो फिर औलाद पर शक बिला वजह हो सकता है। तफ्तीश अब शायद दुरुस्त एंगल की तरफ जा रही थी। उधर शाहिद भी घर वापस आ गया था और मां से मिलने के बाद उसने भी थाने जाने का फैसला कर लिया था। क्यों भाई, क्या कहते हैं? मैंने नहीं मारा था, उस पे शक किया जा रहा है। तुम्हारा झगड़ा नहीं हुआ था अपने बाप के साथ? हुआ था,
तो फिर इनकार किस बात का? आपसे झगड़े होने का मतलब ये तो नहीं है कि बेटा बाप को कत्ल ही करते। शादी अम्मी की नीलो पी का तो मसला था। क्या नीलो? उसका क्या मसला था? वो अपने कजन अमजद के साथ शादी करना चाहती थी और अब्बू को ये बात नामंजूर थी। यानी नीलो अपने कजन के साथ मोहब्बत करती थी और बाप मोहब्बत का दुश्मन था, ऐसे ही है ना? जी जी सर, मैंने खुद अमजद को नीलो के साथ मिलते देखा है। लेकिन सर ये कोई मजबूत वजह नहीं है। ठीक कह रहे हो, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। आओ मेरे साथ, बताता हूँ कि अब करना। ओके सर। कहानी हर लम्हा बदल रही थी और पुलिस को हर बार एक नए एंगल पर सोचना पड़ रहा था। अब शाहिद ने अपनी तरफ तफ्तीश के मुड़े हुए रुख को नीलो की तरफ मोड़ दिया था और एसएचओ ने इस बात का नोटिस संजीदगी से लिया था। क्या शाहिद जो भी कह रहा था सच कह रहा था या फिर वो सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए ऐसा कर रहा था? क्या नीलो अपनी मोहब्बत में इस हद तक जा सकती थी कि अपने बाप को ही मरवा दे? अभी कुछ भी कहना कबल वक्त था। इस हकीकत से हम पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। हम बात कर रहे थे पुलिस की तफ्तीश के रुख मुड़ने का, जो वक्ती तौर पर शाहिद से हटकर नीलो और उसके कज़न अमजद की तरफ चला गया था। पुलिस ने नीलो से तफ्तीश करने की बजाय अमजद को पकड़ लिया था और अपने तरीके से उससे सच उगलवाने वाले थे। क्या वाकई अमजद और नीलो का अनवर के कत्ल में कोई हाथ था या यहाँ भी पुलिस का सिर्फ टाइम ज़ाया होने वाला था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात सामने आ गई थी कि अनवर के जिस्म में पाई जाने वाली गोलियां किसी एक पिस्तौल से नहीं निकली थीं, बल्कि 2 पिस्तौल थे और उसका ये मतलब भी साफ था कि मारने वाले भी 2 लोग थे। अगर 2 लोग थे तो वो कौन थे? ये अमजद से मिलने के बाद ही कुछ वाज़ेह होने वाला था। क्यों भाई, तुम नीलो का कज़न हो? जी, मगर हुआ क्या है? ये बताओ कि तुमने अपने होने वाले ससुर को कत्ल क्यों किया है? मैंने कत्ल किया? तो हमें शौक है तुम्हें इस तरह थाने बुलाकर पूछने का। ये सब आपको किसने कहा? देखो, पुलिस की बात तो मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो तो फिर औरत है। नीलो? हाँ, उसी ने बताना था जिसने तुम्हारे जरिए ये काम करवाया। खुद काम करवा कर मुझे क्यों फंसा रही है? उसी के कहने पे तो किया था मैंने। ओह अच्छा, चलो फिर अब ये भी बता दो कि कब, कहाँ और कैसे किया था, और तुम्हारे साथ वो दूसरा कौन था? बोलो। उसने खुद नहीं बताया कब, कहाँ और कैसे कहा था। वो औरत है, इसलिए हमने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। तुमने उसे मारा है, इसलिए पूछेंगे भी तुमसे। उसके बाप के कत्ल से 2 दिन पहले मुझे मिली। उसके बाद मैंने ऐसे दोस्त से मदद हासिल की जिससे मुझे असला मिल सकता था। मोहब्बत में अंधे होकर कर दिया सर मैंने।
बात क्या है? एक बात बताओ, बोलो। अगर मैं तुम्हें ना मिली तो? ये कैसी बातें कर रही हो? क्यों ना मिली? जो पूछा है उसका जवाब दो। मर जाऊंगा। और अगर कोई मुझे तुमसे जुदा करने की कोशिश करे तो? तो मार दूंगा। और अगर वो मेरा बाप हो? क्या? ये क्या कह रही हो? वो कभी भी मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगे। उन्होंने इनकार कर दिया है। तुम क्या चाहती हो? जो भी मेरी मोहब्बत की राह में आए उसे खत्म कर दो। मतलब? मुझे बात को दोहराने की आदत नहीं। ठीक है, 2 दिन में तुम्हें पता चल जाएगा। अमजद के खिलाफ पुलिस ने जो कार्ड खेला था वो काम आ गया था। अमजद ने पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया था, लेकिन कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था कि एक बेटी अपनी मोहब्बत की खातिर इस कदर गिर सकती है कि अपने बाप को अपने आशिक से कत्ल करवा दे, सिर्फ उसको पाने के लिए। लेकिन नीलो ने ऐसा किया था और उसके चेहरे पर कोई भी मलाल नहीं था। उल्टा वो अपने जुर्म में अपने भाई को फंसाकर जायदाद में हिस्सों के मामले को भी आसान कर रही थी। यानी वो सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करती थी, बल्कि एक शातिर लड़की थी, या फिर उसके पीछे उसकी माँ का दिमाग काम कर रहा था। जी सर, कुछ पता चला? जी, पता चल गया। कौन है वो? शाहिद ने ही कत्ल किया है ना? नहीं मैडम, मुजरम बहुत चालाक था। उसने अपना जुर्म किसी दूसरे पर डालने के लिए शाहिद का इस्तेमाल किया है। कौन था वो? आपकी बेटी बता सकती है, ये बड़ी अच्छी तरह जानती है उसे। मैं? जी, आप बता दें अपनी माँ को, क्यों मरवाया तुमने अपने बाप को? क्या बेहूदगी है? आप मेरी फूल जैसी बच्ची पर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं मैडम, हमारे पास सबूत मौजूद हैं। अकमल भैया, इनको ऐसे समझ नहीं आया। अमजद को लेके आओ। ओके सर। तुमने अपने बाप को सिर्फ इसलिए मरवा दिया कि वो तुम्हारी शादी अमजद से करवाने के हक में नहीं थे? जी, इसने खुद अपने आशिक से कहकर अपने बाप को मरवा दिया ताकि ये दोनों एक हो सके और इल्जाम शाहिद पर डाल दिया जाए, क्योंकि इसके पास एक वाकया मौजूद था कि उसने अपने बाप को जान से मारने की धमकी दी थी। वैसे ये ज़हीन काफी है। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। तुम खुद ही क्यों ना मर गई? तुमने इन्हें सब बता दिया? इतना ही प्यार करते थे तुम मुझसे? इन्होंने मुझे कहा कि तुमने बता दिया। हाँ? कहते हैं अगर पुलिस केस हल करने पे आ जाए तो मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, पुलिस के हाथों से बच नहीं सकता। यही हुआ था नीलो के साथ भी। उसने समझा था कि वो छोटी छोटी बातों की बुनियाद पर अपने भाई पर इस चीज़ का इल्ज़ाम लगा देगी, लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं था कि सच और हकीकत खुलकर एक दिन सामने आ भी जाएगी। बाप बुरा ही था, इसलिए उसका अंजाम भी बुरा हुआ, लेकिन औलाद होने के नाते नीलो से इस बात की उम्मीद नहीं थी। उसकी माँ भी परेशान और हैरान थी कि उसकी बेटी ने मोहब्बत में अंधे होकर इस कदर संगीन जुर्म कर लिया था। अनवर अपने किरदार और औलाद की परवरिश की वजह से मर चुका था और बेटी सलाहों के पीछे थी। ज़ाहिरी तौर पर जायदाद का केस नजर आने वाला यह कत्ल मोहब्बत की भेंट चढ़ गया था। ये कैसी मोहब्बत थी जिसको आशिक तो नज़र आ रहा था, लेकिन जिस बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया था वो नज़र नहीं आ रहा था।
हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम दौलत कमा भी रहे हैं तो भी अपनी औलाद की अच्छी तरबियत हमारी जिम्मेदारी है। अच्छी औलाद आपके दुनियावी माल से 1000 दर्जे बेहतर है, लेकिन हम सबको पहले अपने अखलाक भी ठीक करने होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपनी मेज़बान इशाल सुलेमान और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।